ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखिए, छोरी 2 का बिल्कुल ये संक्षेप में रिव्यू होने वाला है, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट था छोरी, उसका जब मैंने रिव्यू किया था तो 25 मिनट का वो रिव्यू है। तो उसमें ऑलरेडी इस फिल्म की थीम क्या है, फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है, उन सब बातों पर ऑलरेडी विस्तार से हमने चर्चा की हुई है छोरी के पहले पार्ट के रिव्यू में ही। तो वो सब बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता। अब फिल्म क्या कहती है वो भी छोड़ दीजिए, फिल्म का डायरेक्शन ले लीजिए, कहानी ले लीजिए, कैरेक्टर्स ले लीजिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट ले लीजिए, हर एक फिल्म का पहलू, कोई भी एस्पेक्ट फिल्म का उठा करके देख लीजिए। हर प्रकार से ये फिल्म हमें ना केवल डिसअपॉइंट करती है, उल्टा हमें ऊपर से टॉर्चर करती है। डिसअपॉइंटमेंट बहुत छोटा शब्द है, टॉर्चर बिल्कुल सही शब्द रहेगा। IMDb पर इसे जो 4.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिले हैं ना, मैं कहता हूँ कि वो भी बहुत ज़्यादा है भाई। ये 4.5 भी शायद उस कारण से मिले होंगे 10 में से, शायद कि फिल्म के टीम वालों की तरफ से ही या PR वालों की तरफ से शायद कुछ 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स डाले गए होंगे काफ़ी सारे, तब जा करके शायद ये कुछ 4.5 तक भी पहुंची होगी। नहीं तो ये फिल्म भाई 1-2 स्टार भी डिजर्व नहीं करती है। इस हद तक की निहायती घटिया ये फिल्म है, चाहे परफॉर्मेंसेस हो, डायरेक्शन हो, जो VFX विजुअल्स वगैरह जो उन्होंने यूज़ किए हैं, कहानी हो, कैरेक्टर्स हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, हर प्रकार से महाघटिया फिल्म थी। आप लिटरली नहीं सह पाएंगे इस फिल्म को। फिल्म पूरी होने से पहले ही आप फिल्म को बंद कर देंगे, या फिर जस्ट आप फॉरवर्ड 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 का बटन दबाते जाएंगे रिमोट पर। उसके अलावा संभव ही नहीं है कि इस फिल्म को आप पूरा कर पाए। इस हद तक की निहायती घटिया ये फिल्म है। बाकी थीम वगैरह की बात करें तो क्या बोलना, मतलब पहले पार्ट में तो मैंने बोला ही था, संक्षेप में बताना तो वही बॉलीवुड के जो अपनी वोक मेंटेलिटी वाले फिल्म मेकर्स होते हैं, अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके गाँव को स्टेरियोटाइप करते रहते हैं। उनके अनुसार गाँवों में मॉन्स्टर्स रहते हैं, दरिंदे रहते हैं। गाँव के पुरुष तो बस ऐसे पगड़ी पहन करके, डंडे ले करके बस ऐसे महिलाओं को मारने का और बच्चियों को पटक पटक कर मारने का ही काम करते हैं। दूसरा उनके पास काम ही क्या होता है? खेतों वगैरह में तो कौन काम करता है? बस बच्चियों को पटक पटक कर मारना ही उनके पास में काम है। तो अपनी एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके गाँव के लोगों को स्टेरियोटाइप करते हैं। इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है, क्योंकि ज़मीन से तो टूट चुके हैं। ह्यूमन इमोशंस के बारे में, परिवारों के बारे में, गाँव के बारे में इनको कुछ पता नहीं है। अपनी एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, क्योंकि कुछ पुस्तकें वगैरह उन्होंने पढ़ ली होती है वामपंथियों की, कि भाई एक घिनौनी ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की यहाँ पर रही है, तुमको उसे स्मैश करना है। हज़ारों वर्षों से यहाँ पर महिलाओं के साथ में फ्रॉड होते आया है, तो तुमको उन महिलाओं को लिबरेट करना है। इन दरिंदे पितृसत्तात्मक समाज के दरिंदों से तुम्हें मुक्त करना है, महिलाओं को लिबरेट करना है। तो इस प्रकार की कहानियाँ वगैरह वामपंथियों के कुछ झूठे इतिहास की पुस्तकें वगैरह पढ़ी हुई होती हैं इन्होंने, उससे अलग उनको कुछ आता पता होता नहीं है। तो दिमाग में जो गंदगी भरी हुई होती है, वही गंदगी वो कागज़ पर उंडेलते हैं और उसके आधार पर फिर ये कहानियाँ, फिल्में वगैरह बनाते हैं। इनको लिटरली घिन आती है गाँव से। आप देखिए छोरी 2 में जो मॉन्स्टर उन्होंने दिखाया है ना, जिसको उन्होंने गाँव का एक पुराना प्रधान, जिसे उन्होंने बताया है गाँव का बड़ा प्रधान, उसको लिटरली आप देख लेना, उसको ऊपर सर पर पगड़ी वगैरह दिखाई है, और गांव के जो वृद्ध दादाजी वगैरह होते हैं ना, लिटरली बिल्कुल डिट्टो वैसा उन्होंने एक मॉन्स्टर उन्होंने बना करके प्रस्तुत किया है। आप अभी भी किसी भी गांव में चले जाइए, आपको 80, 90, 95, 100 वर्ष के ऐसे कई सारे वृद्ध दादाजी आदि वृद्ध लोग आपको मिल जाएंगे, जो बिल्कुल ऐसे चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह होती है, सर पर एक बड़ी सी पगड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे गांव में, किसी भी गांव में आपको देखने को मिल जाएंगे। लिटरली इस फिल्म में वैसे डिट्टो बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला एक मॉन्स्टर इन्होंने क्रिएट किया है। वो मॉन्स्टर है इनका, और उस मॉन्स्टर को छोटी छोटी बच्चियाँ ये एक प्रकार से चढ़ावे में चढ़ाते हैं, बलात्कार करवाते हैं छोटी छोटी बच्चियों का उस गाँव के प्रधान से, उस एविल मॉन्स्टर से। ये इनके दिमाग में भरा हुआ है। अब अगर कोई ये कहे कि भाई ये तो बस मेटाफोर्स का यूज़ किया है, यहाँ पर वे कन्या भ्रूण हत्या पर कुछ कहना चाहते हैं, या एक पेट्रियार्की पर वो कुछ अपना भाष्य करना चाहते हैं, और उसको एक एलिगरी के रूप में यूज़ करके या कुछ मेटाफोर्स का यूज़ करके उन्होंने ये कहानी लिखी है, तो भाई फिर भी आप स्टेरियोटाइप ही कर रहे हैं ना। और अगर बात इनको भ्रूण हत्या की या गर्भपात की इनको अगर चिंता है, तो मैंने इससे पहले भी कई बार ये बात कही हुई है। फेमिनिस्ट सबसे आगे हैं अबॉर्शन का हक मांगने के लिए, कि भाई हम प्रो लाइफ नहीं हैं, हम प्रो चॉइस है। विश्व भर में मैंने जयेश भाई जोरदार का जब ट्रेलर रिव्यू किया था ना, उसमें मैंने विस्तार से इसके बारे में चर्चा की थी। एक मैंने इनोसेंटी रिपोर्ट
बताया था, कई वर्ष पहले का है। अमेरिका में एक संस्था है, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। अमेरिका में हर वर्ष 12.5 लाख नाबालिग बच्चियाँ, नाबालिगा 12.5 लाख नाबालिग बच्चियाँ गर्भवती होती हैं। उनमें से 5 लाख बच्चियाँ गर्भपात करा लेती है और 7.5 लाख बच्चियाँ बच्चे को जन्म देती है। और फिर उन बच्चों को, स्वाभाविक सी बात है, नाबालिग बच्चियाँ होती है तो उन बच्चों को फर्स्ट रूम में छोड़ दिया जाता है या किसी कॉन्वेंट में छोड़ दिया जाता है। और ये कई वर्ष पहले की रिपोर्ट है। अब ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी, और भी ज़्यादा। और आपको विश्वास नहीं होगा, अमेरिका के कई सारे राज्यों में, आप जस्ट गूगल कर लीजिए, अमेरिका के कई सारे राज्यों में नाबालिग बच्चियों से विवाह के लिए मान्यता है। और 2018 तक तो सभी के सभी स्टेट्स में नाबालिग बच्चियों से विवाह के लिए लीगली मान्यता थी। लीगली 2018 के बाद में कुछ कुछ स्टेट्स ने अमेरिका के बाल विवाह पर बंदी लगाई है। एक मैरिज की एज 18 तय की है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। एज ऑफ जून 2024 चाइल्ड मैरिज इज लीगल इन 36 स्टेट्स। 14 states have banned underage marriages with no exceptions. The first one was Delaware in 2018. 2018 में ये पहला स्टेट बना था जिसने विवाह की एक आयु तय की थी। उससे पहले सभी जगह पर मान्यता थी। और जून 2024 तक तो 36 स्टेट में आज भी चाइल्ड मैरिज लीगल है। ये अमेरिका की स्थिति है। और ये संख्या अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे ना तो लाखों में है। हाँ, हर वर्ष लाखों में नाबालिग बच्चियों के साथ में विवाह अमेरिका में होता है, कई राज्यों में। बिटवीन 2000 एंड 2018 सम 3 लाख माइनर्स वेयर लीगली मैरिड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। 3 लाख नाबालिगों का विवाह हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, रिलायबल सोर्सेस वेरी बिटवीन 78% एंड 95% वेयर बिटवीन अ माइनर गर्ल एंड अडल्ट मैन। मतलब ये जो 3 लाख की संख्या है ना, इनमें से 95% केसेस में माइनर बच्ची होती है और जो पुरुष होता है वो अडल्ट होता है। ये अमेरिका की स्थिति है। भारत में हालांकि अगर आप देखेंगे तो हिंदू समाज के लिए जो विवाह की एज है वो तय है, और उससे कम में अगर कोई विवाह करता है तो दोनों ही परिवारों को जेल होती है। ये कानूनी रूप से प्रावधान भारत में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बाल विवाह को आज भी भारत में मान्यता है मुस्लिम बच्चियों के लिए। आपको अलग अलग जगह के अलग अलग कोर्ट्स के इसको लेकर के निर्णय सुनने को मिल जाएंगे। ये आर्टिकल्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनमें प्यूबर्टी आने के बाद में मुस्लिम बच्ची का, लड़की का विवाह करने की मान्यता स्वयं कोर्ट के द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर एक गांव का वृद्ध प्रधान, छोटी छोटी बच्चियाँ उसको चढ़ावे के रूप में एक प्रकार से चढ़ाई जा रही है, ऐसा एक चित्र वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए, भारत में अगर आप एकदम प्राचीन समय में अगर आप जाएंगे तो 21 वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करने के लिए कहा जाता था। लड़का लड़की वगैरह 21 वर्षों तक ब्रह्मचर्याश्रम का पालन है। उसके बाद में आप गृहस्थाश्रम में जाते हैं। परंतु जब मुगलों का आक्रमण, विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, उसके बाद में फिर जो हत्या, लूट, बलात्कार, बच्चियों को, महिलाओं को उठा करके हरम में लेकर के जाना, उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में उपयोग करना, ये जो अन्याय अत्याचार शुरू हुए, उसके बाद में कुछ परिस्थितियाँ बदली अलग अलग जगहों पर समयानुसार। परंतु बाद में समय के अनुसार वो बातें समाप्त भी हो गई। हमने वो परिवर्तन देखे भी है। परंतु लीगली आज भी भारत में कहाँ पर मान्यता है बाल विवाह को, वो मैंने आपको बताया ही। परंतु ये इनको स्टेरियोटाइप करना और ये बताना है, ये एक चित्र प्रस्तुत करना है कि भाई देखो भारत कितना घिनौना रहा है हमेशा से। अब ऐसी फिल्म छोरी हो, छोरी 2 हो, ऐसी फिल्म कोई शहर में रहने वाला बच्चा अगर देखता है, लड़का लड़की जो भी है वो अगर देखता है, तो उसके मन में क्या इमेज बनेगी कि यार अच्छा है हम शहर में रहते हैं, ये गांव तो बड़े घिनौने होते हैं, यहाँ पर तो लोग बस एक दूसरे को मार काटने के पीछे पड़े हुए होते हैं, डंडे लेकर के बैठे हुए होते हैं, ऐसे पगड़ी के पुरुष वो बच्चों को पटक पटक कर मारते हैं, और ये हज़ारों वर्षों से यहाँ पर होते आया है। ये लापता लेडी जैसी फिल्में हो, छोरी जैसी फिल्में हो, छोरी 2 जैसी फिल्में हो, जयेश भाई जोरदार जैसी फिल्में हो, इनके माध्यम से यही चित्र बनाने का प्रयास किया जाता है कि देखो तुम कितने घिनौने सांप सपेरों वाले देश के लोग हो, तुम्हारी सभ्यता कितनी घिनौनी है। हम शहरों में रहने वाले वेस्टर्नाइज हो चुके लोग देखो कितने हम प्रोग्रेसिव हैं, हम कितने महान हैं। जबकि ये वही सभ्यता है भारत की जो बेटी होने पर लक्ष्मी हुई है, ये बात कही जाती है। अब देखिए, ऐसी बात नहीं कि गांव में अपराध होते ही नहीं है
ये शहरों में ही अपराध होते हैं। बात वो नहीं कि भाई आपराधिक मानसिकता तो कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी जेंडर में हो सकती है, गांव में भी हो सकती है, शहरों में भी हो सकती है। बात यह है कि आप यहाँ पर स्टेरियोटाइप कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी सभ्यता ऐसी घिनौनी रही है, यहाँ पर हजारों वर्षों से यही होते आया है और हम गांव से शहर पहुंच करके कुछ बड़े वेस्टर्नाइज और मॉडर्न हो गए हैं, तो तुम घिनौने हो, तुम सांप सपेरों वाले हो। तो आप एक चित्र बना रहे हैं या स्टेरियोटाइप कर रहे हैं, या आप एक स्टैंप लगा दे रहे हैं, ठप्पा लगा दे रहे हैं कि तुम ऐसे हो गांव, भारत के गांव ऐसे रहे हैं। मैंने छोरी 1 के रिव्यू में भी ये बात कही थी कि एक समय था, आज से कुछ 70-80 वर्ष पहले आप चले जाइए, उस समय तक के जितने भी बड़े लेखक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं भारत में ही, उन्होंने ये बातें अपने अपने काव्यों में, पुस्तकों में लिखी हुई कि भाई असली भारत को अगर देखना है ना, सच्चे भारत को अगर देखना है ना, तो गाँव में जाइए। वो असली भारत गाँव में ही देखने को मिलेगा। इवन वामपंथी लिबरल्स जिस बड़े गांधीवाद की बड़ी बातें करते हैं ना, गांधी के द्वारा स्वयं ये बात कही हुई है कि भाई असली भारत देखना है तो गांव में जाइए, असली भारत तो गांव में बसता है। तो अलग अलग दार्शनिकों ने, विचारकों ने ये बातें क्यों कही हुई थी? क्योंकि वे गांव से आए हुए थे, उन्होंने वो मिट्टी से जुड़े हुए थे, अपनी आंखों से वो जगह देखी हुई थी, वहीं पर वे पले बढ़े थे। उन्होंने देखा है कि सुबह सुबह प्रातः काल में किस प्रकार का वातावरण होता है, गांव के हरे भरे खेत, वहाँ पर सुबह उठते ही किस प्रकार से किसान सुबह सुबह जल्दी उठ करके गाय दोहने के लिए चले जाते हैं, गोबर उठा करके खेत में एक जगह कर डाला जाता है ताकि खाद आदि बन सके। तो सुबह सुबह ये काम कैसे शुरू होते हैं, पंछियों की चहचहाट उनको सुनने को मिलती है, गाँव के मंदिर से वो शंखनाद सुनने को मिलेगा या घंटा की आवाज़ आपको सुनने को मिल जाएगी, प्रातःकाल में आरती पूजा आदि के स्वर आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो सुबह से ही ये जो मधुर जो वातावरण है गांव का, मंगलमय जो वातावरण है, वो उन्होंने देखा हुआ है। कोई भी त्यौहार हो तो किस प्रकार से पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होता है, गांव में कोई शादी विवाह भी आदि होता है तो वहाँ पर भी कैसे पूरा का पूरा गांव आ जाता है। वहाँ पर कोई प्लेटें नहीं गिनता कि इतने प्लेट है, दूसरा कोई आ गया तो उसको निकाल दो ना। कोई भी गांव में आकर, गरीब से गरीब व्यक्ति कोई भी हो, वो विवाह में आकर के एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो ये गांव को उन्होंने देखा हुआ है, लोग कैसे, कितना बड़ा दिल होता है। कोई भी अगर आता है, कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता है, बाहर से कोई उनके गांव में आया हुआ है, किसी की गाड़ी पंचर हो गई, किसी के पेट्रोल समाप्त हो गया, तो कैसे गांव के लोग तुरंत खुद होकर के मदद करने के लिए सामने आ जाते हैं। तो ये बातें उन्होंने देखी हुई है। फिर जब वही लोग शहर में आते तो वो देखते हैं कि लोग कितने एक दूसरे से टूटे हुए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो जो फ़र्क उन्होंने देखा है ना, तो उनको पता चलता है कि असली भारत को देखना है तो गाँव में जाओ, महिलाओं का कैसे सम्मान होता है वो देखना है तो गाँव में जाओ। अगर स्त्री के ऊपर कोई थोड़ा सा भी कुछ गलत टोंट मार देता है या गलत दृष्टि से देख लेता है तो किस प्रकार से स्त्री की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं गांव के लोग, ये बातें उन्होंने देखी हुई है। तो जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, तो वो कहानी भी लिखेंगे तो वो प्रॉपर उस प्रकार से गांव का चित्रण करते हैं। इसी कारण से आप देख लीजिए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जब भी गांव का चित्रण आप देखेंगे तो हर हंसते खेलते खुशहाल लोग आपको दिखेंगे। पर बॉलीवुड की फिल्मों में आप भारत के गाँव का चित्रण देख लीजिए, इनको जस्ट एक ही उद्देश्य है इनका कि आने वाली जनरेशन को वोक एक्टिविस्ट बनाना है और भारतीय सभ्यता कैसी घिनौनी सांप सपेरों वाली रही है, तो भाई तुमको इसको स्मैश करना है, इस सभ्यता को, ये घिनौनी सभ्यता है। यही एक चित्र बनाने का प्रयास ये लोग अपनी फिल्मों के माध्यम से करते हैं। मैंने कई बार ये बातें बताई, देखिए जैसे आपने भी देखा होगा, अपने जो गांव से विशिष्ट जो दर्शक है वो इससे रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि गांव में कभी कोई फंक्शन होता है ना, कोई कार्यक्रम आदि होता है, कोई विवाह तय हो गया है या जो भी कार्यक्रम आदि हो, तो शहरों से कुछ अपने रिश्तेदारों को वगैरह बुलाया जाता है। तो शहरों में गए हुए जो लोग होते हैं गांव से ही, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, अभी वो कॉन्वेंट स्कूलों में वगैरह अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, तो उन्होंने कभी वर्षों से गांव में नहीं आए हुए होते। कोई 5 वर्षों से, कोई 8 वर्षों से, कोई 10-12 वर्षों से वो गाँव में नहीं आए। फिर इतने वर्षों के बाद में जब वो बच्चे गाँव में आते हैं ना, तो गाँव के जो दादा दादी आदि, उनकी जो पुरानी वेशभूषा है, गांव के पुरुष अभी भी आप जा कर के देख लीजिए, सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता आदि पहनते हैं, सर के ऊपर वो गाँव टोपी वगैरह या पगड़ी वगैरह वो पहनी हुई, सफ़ेद टोपी या पगड़ी वगैरह पहनी हुई होगी। गांव की जो महिलाएं भी है वे भी, वो महाराष्ट्र में उसको लुगड़ा कहते हैं, साड़ी की तरह होता है पर अलग होता है थोड़ा सा, मैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, पर जो भी जो अपनी वेशभूषा या गाँव की जो है पहनावा आदि, तो
वो शहरों से आए हुए जो बच्चे होते हैं ना, वो नाक मुंह सिकोड़ते हैं गांव के लोगों को देख करके कि ये यार ये क्या। अगर वो गांव के दादा दादी आदि उनको थोड़ा पुचकारते भी है, प्यार भी करते हैं या पास में भी लेते हैं, तो एकदम से ऐसे नाक भुए सिकोड़ लेंगे, भुए ऊपर कर लेंगे ऐसे, या ये क्या है, छी यार कैसे तो उनको घिन आती है क्योंकि वो गाँव कभी देखे ही नहीं है, टूट चुके हैं अपनी ज़मीन से। तो ये इंडस्ट्री के लोग इस प्रकार के हैं, इन्होंने अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर और वामपंथियों की पुस्तकों से बाहर कभी कुछ देखा ही नहीं है। तो बस बैठ करके स्टेरियोटाइप करना है। इनको अगर सच में गर्भपात की समस्या को ही दुनिया के सामने लाना है ना, तो मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो फेमिनिस्टों को एक्सपोज करो, क्योंकि वही तो हम प्रो लाइफ ने प्रो चॉइस से कहते हैं ना, अबॉर्शन के अधिकार मांगते हैं ना, कि हमारे पेट का बच्चा हमको गिराने का अधिकार चाहिए, पति कौन होता है पूछने वाला, बराबर। यही इन्हीं बातों को प्रमोट करते हैं ना फेमिनिस्ट। आप देख लेना, ऐतराज़ फिल्म का मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था। उसमें प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर, वो गर्भवती हो जाती है अक्षय कुमार के साथ में जब वो रिलेशनशिप में थी, तो अक्षय कुमार को पूछे बगैर ही वो बच्चे को गिरा देती है। जिसके बाद में अक्षय कुमार पूछता है कि ऐसा क्यों किया, उनका झगड़ा होता है और अक्षय कुमार अलग हो जाता है, बराबर। फेमिनिस्टों ने कितनी आलोचना की थी उस फिल्म की, आप देखिए कि अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के जो ओपन है लड़की, उसको तुम कैसे निगेटिव दिखा सकते हो, यानी प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर को। बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आपको फेमिनिस्टों के मिल जाएंगे ऐतराज़ फिल्म को लेकर के। जी, तो ये इनकी मेंटलिटी कि भाई हमें गर्भपात करने का, एबॉर्शन करने का अधिकार चाहिए। मैं तो कहता हूँ वामपंथियों को कि भाई हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि, वो तो शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, संत आज भी बताते हैं कि गर्भपात तो महापाप है, बराबर ना। और ये बात हमेशा से मानी जाती रही है लोगों के द्वारा कि भाई गर्भपात तो सबसे बड़ा पाप है। कोई व्यक्ति अगर अपने पेट में जीवित बच्चे को, जिसने जन्म भी नहीं लिया है, उसको अगर कोई मारता है तो इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। यही मान्यता हमेशा से रही है। ऐसी बात नहीं कि अपराध नहीं होते, मैं ये बता रहा हूँ कि जो मान्यता हजारों वर्षों से क्या रही है। पर तुम आज की कुछ घटनाओं को दिखाकर उसको अगर संस्कृति से जोड़ते हो, हमारी सभ्यता से जोड़ते हो, तो ये गलत है। भाई हमारी संस्कृति सभ्यता तो गर्भपात को महापाप बताती है, परंतु वेस्टर्न लोगों की तरह, जैसे वेस्ट में जो वहाँ के कंजर्वेटिव्स हैं, वो तो अबॉर्शन सेंटर के सामने जाकर के धरना प्रदर्शन आदि करते हैं कि कैसे गर्भपात महापाप है, इसको तो बंदी कर देना चाहिए। तो वहाँ पर तो इसको लेकर के काफ़ी लड़ाई या प्रोटेस्ट आदि भी होते हैं, प्रो लाइफ और प्रो चॉइस वगैरह को लेकर के। भारत में तो हिंदू कभी किसी को इस प्रकार से फोर्स भी नहीं करते या कोई आंदोलन वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए हिपोक्रेसी ही मैं केवल वामपंथियों के लिबरल्स की इसे कहूँगा। इनको अगर ये विषय उठाना है गर्भपात का, तो इनको दिखाना चाहिए था गांव के किसी पगड़ी वाले वृद्ध दादाजी को विलन बनाने की अपेक्षा किसी शहर के किसी फेमिनिस्ट को विलन बनाते और उसको किसी डायन या चुड़ैल की तरह दिखाते जो अबॉर्शन करने का अधिकार चाहती है। तो दिखाते ना, ऐसी कोई डायन चुड़ैल दिखाते शहर की, और उसको एंडिंग में कैसे समाप्त कर दिया जाता है, वो दिखाना चाहिए था ना, अगर आपको सच में ये चिंता है तो। चलिए जो भी है, फिल्म तो बहुत घटिया थी भाई, इतनी घटिया, इतनी वाहियात कि कोई सीमा नहीं है उसकी। मैं छोरी 2 को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। इससे ज़्यादा ये फिल्म बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती है। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में डायरेक्ट ऐसी कोई न्यूडिटी वगैरह नहीं थी, परंतु बच्चों के साथ में तो देखने जैसी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी जिन मित्रों ने गलती से इस फिल्म को देख लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।